नमस्ते, ज्ञान विविध के चैनल में मैं तुम्हारी शर्मा स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे, कल हमने अधूरा छोड़ा था पांचवी कहानी हम पढ़ रहे थे जैनेंद्र कुमार जी की। तो कुछ भाग है वो कहानी का हमने कल की कक्षा में पढ़ लिया था। आज उससे आगे की बात है हम करते हैं, उससे आगे का पढ़ते हैं। जैसा कि कल मैंने बताया था, पहले हमने जैनेंद्र कुमार जी का जीवन परिचय देखा था, उसके साथ हमने पांचवी कहानी है जो एक मनोवैज्ञानिक कहानी, बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित एक कहानी है जो 1942 में प्रकाशित हुई थी। और जैनेंद्र कुमार जी ने इसमें बाल मनोविज्ञान का भरपूर प्रयोग है वो किया है। तो हम सभी जानते हैं कि मैंने कल भी कक्षा में बताया था कि पाजेब है वो खो जाती है और जो आशुतोष होता है, मुन्नी का भाई जो होता है आशुतोष, वो उस निरपराध होते हुए भी उस पायल का अपराधी है, चोर है, वो बन जाता है। अत्यधिक स्नेह उसका कारण हो सकता है, भय भी, माता पिता का भय भी उसका कारण हो सकता है और प्रलोभन भी उसका कारण हो सकता है। तो जैनेंद्र कुमार जी है वो आगे चलते हैं उस कहानी की तरफ। कहते हैं, फिर कहते हैं कि जब उसके पिता है उससे पूछ रहे होते हैं कि बेटा तुमने पाजेब है वो ली है, तुमने किसको दी है? तो किसके लिए कहता है? पतंग वाले के लिए कहता है। तो उसके पिता कहते हैं वो उसने मुझे कहते हैं कि वह जाना नहीं, उसके भाई पतंग वाले के पास है तो तुम जाके ले आओ। तो फिर वो वही बात कहता है कि अगर उसके पास नहीं हुई तो कहाँ से देगा? और उसके वो बार बार यही जिद है वो करते जाते थे। पिता उसे भेजना चाहते थे लेकिन जिद वो करते जाते थे। पिता को ये जिद है वो अच्छी नहीं लगती है, उन्हें थोड़ा क्रोध भी है वो भी आ जाता है। और वह फिर कहते हैं कि डपट कर उसे कहते हैं कि जाओ कहीं से भी पाजेब है वो लेकर आओ। इस पर जब अपने जगह से नहीं उठा और नहीं गया तो मैंने उसे कान पकड़ कर उठाया, कहा कि सुनते हो, जाओ पाजेब लेकर आओ, नहीं तो घर में तुम्हारा काम नहीं है। अब पिता के वो बार बार पूछ रहे थे, प्यार से पूछ रहे थे, लेकिन बार बार वो एक ही बात बोले जा रहा था कि अगर पतंग वाले के पास नहीं हुई तो कहाँ से देगा, अगर छुन्नू के पास नहीं हुई तो कहाँ से देगा। तो इस पर ही पिता है उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि जाओ पाजेब लेकर आओ, नहीं तो इस घर में तुम्हारा कोई काम में नहीं है। उस तरह से उठाया जाकर वह उठ गया और कमरे से बाहर निकल गया। निकलकर बरामदे के एक कोने में जाकर चुपचाप उठकर खड़ा हो जाता है। अब कमरे से तो निकाल दिया लेकिन कहाँ चला जाता है? बरामदे में जाकर खड़ा हो जाता है। अब कहते हैं आशुतोष के पिता कहते हैं मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था, वो चुप हो रहा था कि लड़का ऐसे तो बोलकर अब किस बात से कर रहा है, किस बात से कर रहा है। जब उसने सिर्फ बोल दिया है कि पायल है वो पतंग वाले को दी है, छुन्नू को दी है, दोनों बेचकर आए हैं, तो अब क्यों घबरा रहा है? अब क्यों नहीं है वो सच बोल देता? पहले तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और 3-4 बार कहने लगा कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो कहाँ से देगा। आशुतोष से छुन्नू की मां ने कहा कि उसका लड़का, अब देखो मैंने कहा कि जितने भी उसे बेची होगी वह दाम देंगे, समझे ना, जाओ तुम। तो कहते हैं जितने भी तुमने उसे बेचे हैं उसके दाम उन्हें दे देंगे, पायल तुम ले आओ। अब छुन्नू की माँ को भी बुलाया जाता है कि जाओ छुन्नू की माँ को बुला के लाओ, छुन्नू को बुला के लाओ, है ना। तो फिर आशुतोष की माँ ने कहा कि नहीं तुम्हारा छुन्नू झूठ बोलता है, क्यों रे आशुतोष तेरे दी थी ने? आशुतोष ने धीरे से कहा कि हाँ दी थी। अब छुन्नू को बुला करते हैं, छुन्नू के सामने आशुतोष से पूछा जाता है कि आशुतोष तुमने दी थी ना छुन्नू को पायल? तो फिर धीरे से बोलता है कि हाँ दी थी ना। दूसरे छुन्नू हाथ खड़ा बोला कि मुझे नहीं दी। क्यों नहीं, मुझे कब दी थी? अब बेचारे छुन्नू को पायल दी ही नहीं थी और वो झूठा इल्जाम कैसे सहन करता? तो वो भी कहता है कि अरे कहाँ दी थी, मुझे कब दी थी? नतीजे है कि छुन्नू माँ ने छुन्नू को खूब पीटा। अब पीट डालती है माँ की, छुन्नू की माँ थी, उन्हें गुस्सा आता है कि मेरे बेटे पर इल्जाम लगाया जा रहा है, वो भी चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। तो माँ को गुस्सा आता है और माँ ने छुन्नू को है वो पूरी तरह से पीट डाला और खुद भी रोने लगती है। कहती जाती है कि हाय रे अब हम चोर हो गए, मेरा बेटा है तो नहीं ऐसा। कुलक्षणी औलाद जाने का पीटेगी और अपने बेटे को गालियां देने लगती है। कुलक्षणी औलाद कहने लगती है कि ये पता नहीं कब मिलेगी। बात दूर तक है कि पड़ोस की स्त्री में पवन पड़ने लगी। अब पवन पड़ना यानी कि हवा के झोंके के साथ ही बात को फैल जाना, बहुत तेजी से फैल जाना, बात फैलने लगी। श्रीमती ने घर लौटकर कहा कि छुन्नू और उसकी माँ दोनों एक से। मैंने कहा कि तुम्हें तेजा तेजी क्यों कर डाली, ऐसे कोई बात भला कभी सोची है? अब वो कहते हैं कि आशुतोष की माँ घर आके अपने घर आके कहती है आशुतोष के पिता को कि देखो दोनों माँ बेटे एक जैसे, दोनों झूठ बोल रहे हैं। तो आशुतोष के पिता कहते हैं कि तुमने बहुत गुस्सा दिखा दिया माँ, इतने गुस्से दिखाने की क्या जरूरत थी? ऐसे कोई बात थोड़ी ना सुलझती है, क्रोध करने से बात थोड़ी सुलझती है। बात को तो बड़े धैर्य से है वो सुलझाना पड़ता है। श्रीमती गुदगुदाती होती है, चली जाती है। थोड़ी देर के बाद छुन्नू की माँ हमारे घर आई। श्रीमती उन्हें लाई थी। अब उसके बीच गर्मी नहीं थी, उन्होंने मेरे सामने आकर कहा कि छुन्नू ने तो बाजे के लिए इनकार करता था, बाजे कितने की थी मैं उसके दाम भर देती हूँ। अब माँ थी भाई बड़ी स्वाभिमानी थी छुन्नू की माँ, कहती है भाई मेरा बेटा तो मना तो कर रहा है
उन्होंने उसी समय चुन्नू को बुलाकर मेरे सामने कर दिया, क्यों रे बता, क्यों नहीं देता कि तेरी पाजेब देखी हो। चुन्नू ने जोर से सिर हिला के निकाल के बताया कि पाजेब आशुतोष के हाथ में मैंने देखी थी, वह पतंग वाले को दिया है, मैंने खूब देखी थी, वह चांदी की थी। अब चुन्नू ना, अब बच्चे देखिए, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, वो भी कहते थे कि हाँ मैंने पाजेब है वो किसके पास देखी थी, आशुतोष के पास देखी थी, वह पतंग वाले के पास ले जा रहा था, ये मैंने देखी थी। और अब उसे पूछताछ की जाती है, पाजेब कैसी थी, चांदी की दिखती थी, कितनी बड़ी थी, इतनी बड़ी थी, ऐसी थी वैसी थी, कितने पैसे मिले थे, इस तरह से बहुत सारे सवाल है वो चुन्नू से और आशुतोष से वो किए जाते हैं। माँ ने मेरे सामने चुन्नू को खींच कर तभी धम पीटना शुरू कर दिया। अब कहते हैं उसकी माँ को भी गुस्सा आ जाता है, पहले तो कहता था मैंने देखी नहीं है, अब कह रहा है कि मैंने चुन्नू आशुतोष के हाथ में देखी थी, अब वो पतंग वाले को बेच गया। माँ को और गुस्सा आता है और पीट डालती है उसे धमाधम। कहा कि चोर है, झूठ बोलता है, तेरी चमड़ी ना उधेड़ी तो देखना, घर चल तू। अब माँ आते ना स्वाभाविक की जो ये समाज है वहाँ इसका प्रयोग हो रहा है कि चल तू घर चल, तेरी चमड़ी नहीं उधेड़ी तो। वो झूठ बोलने लगा है आजकल। मैंने पीठ बचाव करके चुन्नू को बचाया, बस शहीद की भांति पिटता जा रहा था, रोया बिल्कुल नहीं था, एक कोने में खड़े होकर आशुतोष के सामने किस भाव से देख रहा था। खैर मैंने उसको छुट्टी दी, कहा कि जाओ बेटा चुन्नू खेलो। उसकी माँ को कहा कि आप उसे मारिएगा नहीं, वो पाजेब कोई वैसी बड़ी चीज नहीं है। चुन्नू चला जाता, उसकी माँ ने पूछा कि उसे कसूरवार समझते हो। मैंने कहा कि मालूम तो होता है कि उसे कुछ पता है, वह सामने मामले में शामिल है। अब देखो दोनों आशुतोष के माता और पिता दोनों को शक है कि इस पर चुन्नू पर भी शक जा रहा है कि हमसे जरूर ना कुछ पता है, लेकिन वो छिपा रहा है। इस पर चुन्नू की माँ से मेरी पत्नी ने कहा चलो बहन जी मैं तुम्हें अपना सारा घर दिखाई देती हूँ। अब चुन्नू की माँ कहती है बहन जी मेरा घर जाके देख लो, अगर चुन्नू नहीं होगी तो घर में होगी, है ना। मैंने कहा छोड़ी भी बेबात की बात है, बढ़ाने से क्या फायदा, जो कहते हो उसे दिलासा दी, नहीं तो चुन्नू को पीट कर है फिर अतमारा कर देती, बेहाल कर देती। खैर जिस भांति बखेड़ा कला में झंझट में दफ्तर के फुट पर भी समय पर नहीं चल। अब जैसे पाजेब का ये बखेड़ा खड़ा हुआ, उस झंझट में उस चक्कर में है ये जो कथाकार है वो क्या है कि या आशुतोष के पिता है वो समय पर कार्यालय नहीं जा पाते, ऑफिस नहीं जा पाते हैं। वो जाते समय श्रीमती को कहेंगे कि आशुतोष को धमकाना मत, प्यार से सारी बातें पूछना, धमकाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं, बात कुछ नहीं आता है, समझिए ना। पत्नी को समझा रही है कि आशुतोष को डराना मत, धमकाना मत, पीटना मत, प्यार से समझाना, धमकाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। और अभी खुद है कि डांट रहे थे उसे। शाम को दफ्तर से लौटा तो श्रीमती ने सूचना दी कि आशुतोष ने सब कुछ बतला दिया। 11 आने पैसे में वो पाजेब पतंग वाले को दिए, पैसे उसने थोड़े थोड़े करके देने का, 5 आने के लिए वे चुन्नू के पास इस तरह रत्ती बात उसने कह दी। रत्ती मतलब एक बात उसने बता दी है कि 11 आने में बेची थी, 5 आने दे दी है, बाकी बचे हैं वो थोड़े थोड़े करके देगा। कहने लगी मैंने बड़े प्यार से पूछ के सब उसके पेट से निकलवाया है, बहुत मुश्किल से निकलवाया है, 2-3 घंटे में मगजमारी करती रही, तब जाके उसने बताया भाई ये कैसे बच्चे हैं। मैं सुनकर पूछा, मैंने कहा कि चलो अच्छा आप 5 आने बेचकर पाजेब मंगा लेंगे, लेकिन ये पतंग वाला भी कितना बदमाश है, बच्चों के हाथ से ऐसी चीज ले जाए, उसे पुलिस में दे देना चाहिए। अब कह रही कि ठीक है बच्चे तो बच्चे होते हैं भाई, बच्चे ने तो जानना पाया है वो बेच दी, लेकिन पतंग वाला तो बड़ा था, समझदार था, उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसे बच्चों से इस तरह से चांदी की चीजें हैं वो नहीं लेनी चाहिए, और उसने बच्चों से ले ली है तो उसकी सूचना तो पुलिस को देनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को तो पुलिस के हवाले है वो कर देना चाहिए। इस तरह से बात करते हैं। फिर मैंने पूछा कि आशुतोष है, उसने बताया कि बाहर है कहीं खेल रहा होगा, बच्चे जाकर उसे बुला लो। बच्चे जाता है, आशुतोष को बुला कर लाता है, चुन्नू के पास गिल्ली डंडा खेल रहा है। थोड़ी देर में आशुतोष आया तो मैंने उसे गोद में लेकर प्यार किया। आते आते उसका चेहरा उदास हो गया था, गोद में लेने पर मैं विशेष खुश मानने लिया। अब पिता तो बड़े खुश हो रहे थे कि बेटे ने सब कुछ सच सच बता दी है, उसे गोद में उठा दी है, लेकिन आशुतोष था कि अब भी उसके चेहरे पर उदासी के भाव है वो दिखाई दे रहे थे। अब भी वो एक प्रसन्नता का भाव उसके चेहरे पर नहीं था, एक भय की लकीर कहीं न कहीं उसके चेहरे पर आ जा रही थी। उसकी माँ ने तो सोच कर कि हमारे आशुतोष ने सब बातें पूरी बता दी है, हमारा आशुतोष बड़ा सच्चा लड़का है, बहुत अच्छा बच्चा है, उसे प्यार से समझाया जा रहा है। आशुतोष मेरी गोद में टिका रहा है, लेकिन अपनी बड़ाई सुनकर भी उसने कुछ हर्ष नहीं हुआ। अब जैसे कि आम बात है कि ये कोई भी बच्चे उसकी प्रशंसा की जाए तो खुश हो जाते हैं, लेकिन आशुतोष की प्रशंसा की जा रही थी लेकिन फिर भी वो खुश नहीं हो रहा था। यानी कहीं न कहीं अभी उसके मन में है कुछ मलाल था, कुछ न कुछ बात है वो अटकी हुई थी। मैंने कहा कि जाओ आओ, अब क्या बात है, क्यों हजरत तुमको 5 ही आने मिले हैं ना, हमसे 5 आने मांग लेते तो क्या हमने देते? सुना आपसे ऐसा मत करना बेटा। पिता समझा रहे कि क्यों हजरत, मैंने श्रीमान क्यों आप थोड़े व्यंग्यात्मक शैली में बोलते हैं, क्यों श्रीमान जी तुम्हें 5 आने तो चाहिए थे, अगर तुम्हें 5 आने की जरूरत है तो हमसे मांग लेते, हम क्या तुम्हें देते नहीं? पायल बेचने की क्या आवश्यकता थी?
नहीं खर्च किए? हाँ खर्च किए, हाँ खर्च किए कि नहीं खर्च किए? और उस से प्रश्न करने पर मैं मेरी ओर देखता रहा, उत्तर नहीं दिया, बताओ खर्च किए? अब देखो कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, एक ही प्रश्न के उत्तर है हाँ और ना दोनों में दे रहा है, तो क्रोध आना स्वाभाविक है ना? जवाब में उसने एक बार में तो हाँ कहा, दूसरे बार में ना कहता है। मैंने कहा कि तुम क्या क्यों नहीं कहती, तुम्हें नहीं मालूम है? हाँ बेटा मालूम है ना। हाँ पतंग वाले ने पैसे छुन्नू ने लिए है ना? हाँ तुमने क्यों नहीं लिए? वह चुप, पांचों इकट्ठे थे, दुवन्नी या और भी पैसे थे? वह चुप होता है। बतलाते क्यों नहीं हो? फिर चुप रहता है। इकन्नियां कितनी थी? 2, बाकी पैसे कितने थे? हाँ दुवन्नी नहीं थी ना? हाँ दुवन्नी थी। हाँ अब कभी सारे प्रश्नों पर हाँ हाँ बोला जा रहा है, कभी सारे प्रश्नों पर ना ना बोला जा रहा है। दुवन्नी थी तो भी कहता है हाँ, दुवन्नी नहीं थी ये तो कहता है हाँ। तो यानी कि वो उसके मन में जो संशय चल रहा था, उस संशय के कारण वो सही उत्तर नहीं दे पा रहा था, अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि न तो उसने, अब आगे हम पढ़ते हैं इसका खुलासा आगे करेंगे कि उसने बेची थी या नहीं बेची थी। मुझे क्रोध आने लगा, झपट कर कहा कि सच क्यों नहीं बोलते हो? सच बताओ कितनी कन्या थी और क्या क्या था? अब पिता थे बार बार पूछते हैं, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ, एक ही प्रश्न के हाँ ना दोनों उत्तर दिए जा रहे हैं। पिता को गुस्सा आ जाता है, डांट कर उसे पूछते हैं कि सच क्यों नहीं बता सकते? सच नहीं बता सकते क्या? वह गुमसुम खड़ा रहता है, बोलते क्यों नहीं हो? वह नहीं बोला, सुनते हो बोलो नहीं तो। फिर रहता है कि बोलो नहीं तो। फिर चुप होता है और डर जाता है, कुछ नहीं बोलता, सुनते नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। इस बार भी वह नहीं बोला तो मैंने पकड़ उसके कान खींच लिए और बिना आंसू लिए वह गुमसुम खड़ा रहा। अब जब बार बार पूछने पर भी नहीं बोला तो पिता को गुस्सा आ जाता है, उसके कान पकड़ के खींचते हैं, फिर भी वो चुप रहता है। नहीं तो आंखों से आंसू बहते हैं, अब नहीं मुख से कुछ शब्द है वो निकल पाते हैं, एकदम गुमसुम खड़ा रहता है। अभी नहीं बोलोगे? वह डर के मारे पीले हुआ है, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था। मैंने जोर से बुलाया, बंसी यहाँ आओ, इसको ले जाकर पोटरी में बंद कर दो। अब पिता का गुस्सा था सातवें आसमान पर पहुंच गया था, पानी सर से ऊपर जा चुका था। बार बार पूछने पर भी जवाब नहीं देने पर पिता को बहुत अधिक क्रोध आता है और बंसी नौकर को बुलाकर कहते हैं ले जाओ इस दुष्ट को और ले जाकर पोटरी में बंद कर दो। बंसी नौकर से उठा के लेकर पोटरी में बंद कर दिया। 10 मिनट बाद मैंने फिर उसके पास लाया, उसका मुंह सूजा हुआ था, बिना कुछ बोले उसके होठ हिल रहे थे, पोटरी में बंद होने पर भी रह नहीं था। अब देखो सामान्य सी बात होती है, बच्चों को डराया जाता है, धमकाया जाता है तो रोने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ आशुतोष है जिसे पोटरी में बंद कर दिया था फिर भी रोया नहीं था। क्यों नहीं रोया था? क्योंकि अब भी उसके मन के संशय चल रहा था, भय व्याप्त था, और वो अब भी सोच रहा था कि मैं क्या जवाब दूंगा, पिता को क्या कहूंगा कि पायल के विषय में, और चुपचाप खड़ा रहता है। मैंने कहा क्यों रे अब कर ठिकाने नहीं किया, फिर भी नहीं बोलता है, एकदम चुप रहता है ना? तो फिर पतंग वाला कौन सा है? दाई तरफ या चौराहे वाला? उसने कुछ छोटे से बड़बड़ा दिया जैसे मैं कुछ समझ नहीं पाया, वह चौराहे वाला। बोलो हाँ देखो अपने चाचा के साथ ले जाओ, बता देना कि कौन सा फिर विशेष में भुगत लेंगे। तो कहता है ठीक है, वो पतंग वाला बता दे कौन सा है, तू नहीं जाता हम चले जाते, तेरे चाचा को साथ भेज देते हैं, उसे बता देना, वो अपने आप में उससे हिसाब किताब को पूरा कर लेंगे। क्या कहकर मैंने अपने भाई को बुलाया, भाई के साथ उसको भेजा जाता है, चुन्नू को नहीं सॉरी आशुतोष को है वो पतंग वाले के पास है, वो भेजा जाता है और समझा के देते हैं कि देखो पाचे भाई मुझे लौटा के ले आना, ज्यादा झगड़ा नहीं करना, डांटना नहीं है ना। और डांटना कहने की हाँ कहते हैं कि देखो अव्वल तो है वह पाचे लौटा देते थे कि उसे पाचे वाले से पहले प्यार से बात करना, अगर वो प्यार से पाचे लौटा दे तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं लौटाए तो उसे कहना कि तुम्हें हम पुलिस के दुरुपयोग कर देंगे, पुलिस के हवाले है वो कर देंगे। बच्चों से मार करता है समझे, नरमी की जरूरत नहीं है, उसे समझ कि उस पतंग वाले से नरमी करने की जरूरत नहीं है, उसे प्यार से बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसों का ऐसी सजा मिलनी चाहिए, उन्हें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। तो बच्चों से ऐसी महंगी चीजें हैं वो ले लेते हैं। और ऐसा तो सब जाओ अपने चाचा के साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं होता, अपनी जगह से हिलता ही नहीं है, नहीं जाऊंगा कहता है। तो मैंने उसे समझा कर कहा कि भैया घर की चीज है, दाम लगे हैं, भला 5 आने देकर हम उसको ले आते, महंगी चीज है वो, फिर भी जाने के लिए वो तैयार नहीं होता है ना? वह तैयार नहीं दिखा। मुझे उस लड़के की गुस्ताखी पर बड़ा गुस्सा आता है। पिता को भी गुस्सा आता है कि जब चाचा को साथ में थे तब भी नहीं जाने के लिए तैयार है, ये कैसा बच्चा है, ये कैसा लड़का है, कैसा जिद्दी लड़का है। तो पिता को बहुत गुस्सा आता है उस पर, और बोलो इसमें क्या बात है, इसमें मुश्किल क्या है, समझा कर बात करे तो समझता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। मैंने कहा कि क्यों रे नहीं जाएगा? उसने फिर सिला दिया कि नहीं जाऊंगा। मैंने प्रकाश अपने छोटे भाई को बुलाया, प्रकाश से पकड़ कर ले जाओ। प्रकाश ने
बात करना उसे। प्रकाश गया और लौटाया कि उसने कहा कि पतंग वाले ने कह दी कि बाजे नहीं है उसके बाद। सुनकर मैं झुलाया कि तुमसे कुछ भी काम नहीं होता, जरा सी बात हुई कि तुमने क्या उम्मीद रखी। अब अपने भाई पर गुस्सा करते हैं कि भाई तुमसे हमने क्या उम्मीद रखो, कोई छोटा सा काम तुम्हें सौंपा था, वह काम भी तुम पूरा नहीं करके आए, है ना। गुस्सा आता है। प्रकाश मेरा बहुत लिहाज मतलब सम्मान करता था, छोटा भाई था, बड़े भाई का सम्मान करता था। वह मुंह डालकर चला गया, चुपचाप चला जाता है। कोठरी बनाने पर आंसू तो उसको फर्श पर सोते हुए पाया, सो गया था। उसके चेहरे पर भी आंसू नहीं थे। सच पूछो तो मुझे उस बालक पर करुणा है, लेकिन आदमी में एक साथ जाने क्या विरोधी भाव होते हैं। बच्चे को इस तरह से जमीन पर सोता हुआ देखकर पिता के मन में करुणा के भाव आते हैं, दया का भाव आता है, लेकिन दूसरी क्षण उसकी जो वारदात है, उसकी जो हरकतें देखकर फिर से वो मन में अनेक तरह के भाव उठने लगते हैं पिता के। मैंने उसे जगह हड़बड़ा कर मैंने कहा क्यों, क्या हालत है। थोड़ी देर में उसने समझा ही नहीं, फिर से पिछला अब नींद से उठा था तो शायद उसे याद ही नहीं आता कि मामला क्या था। थोड़ी देर बाद उसे याद आता है, अरे मामला क्या था। जब उसके चेहरे पर वही जिद अकड़ और प्रतिरोध के भाव है फिर से दिखाई देने लगे। अकड़ जिद, बच्चे जिद कर रहा था, जिद्दी था और अकड़ भी दिखा रहा था, प्रतिरोध भी कर रहा था, विरोध भी कर रहा था, उसके भाव चेहरे पर दिखने लगते हैं। मैंने कहा कि या तो राधे राधे चले जाओ, नहीं तो इस कोठरी में फिर बंद कर दीजिए। आशुतोष को इसका विशेष प्रभाव पड़ा तो ऐसा नहीं मालूम, लेकिन भले कर दो कोठरी में, हम 2 बार कर दिया, तीसरी बार और कर देंगे, क्या फर्क पड़ेगा, है ना। और बच्चा था, इतना ज्यादा भाव उस पर नहीं बढ़ रहा था। फिर खैर उसे पकड़ के लाया और सुनाने लगा। मैंने निकाल उसे 1 रुपया दिया और कहा कि बेटा इस पतंग वाले को देना, बाजू मांग लेना, कोई घबराने की बात नहीं है, तुम तो समझदार लड़के हो। उसने कहा कि जो बाजू उसके पास नहीं हुई तो कहां से देगा, इसका क्या मतलब, तुमने ये कहा नहीं कि 5 आने में बाजे दी है, न छुन्नू को भी साथ ले लो, समझे। वह चुप हो गया। आगे समझाने पर जाने को तैयार हो, मैंने प्रेम पूर्वक प्रकाश के साथ जाने का। उसका मुंह भारी देखकर डांटने वाला था कि इतने में सामने से उसके बुआ आगे दिखाई। अब फिर से उसे जैसे जैसे मना कर पिता है उसे फिर से उसके चाचा के साथ पतंग वाले के पास भेजने के लिए तैयार करते हैं। बड़े भारी मन से वो जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी सामने से बुआ आती हुई दिखाई देती है। और बुआ ने आशुतोष के सिर पर हाथ रखकर पूछा कि कहाँ जा रहे हो, मैं तो तुम्हारे लिए केले और मिठाई लाई हूँ। अब बुआ जी आते कहते हैं, ऐसे कहाँ ले जा रहे हो, मैं तो इसके लिए मिठाई और केले खरीद कर लाई हूँ। आशुतोष का चेहरा उठा गया। मैंने बुआ से कहा कि इसे रोको मत, जाने दो। आशुतोष रुकने को देता, वह चलने में आनाकानी निकलेगा। अब एक तो पहले से बड़ी मुश्किल से तैयार किया था और साथ में बुआ का ब्रश उसे मिल गया। वो बुआ कह रही थी कि अरे इसे कहाँ ले जा रहे हो, तो जाने के लिए जैसे जैसे तैयार होता फिर उसको अपने पैर कदम है पीछे करने लगा, है ना। अब उसका मन नहीं कर रहा था, आनाकानी करने लग गया। मैंने पूछा क्या बात है, मैंने कहा कोई बात नहीं है, जाने दो मुझे। अब फिर अपने भाई से पूछती है कि भाई क्या बात है, तो कहते कुछ बात नहीं है, उसे जाने दो। पर आशुतोष मचलने पर आया। मैंने डांट कर कहा प्रकाश से ले क्यों निकलते हो। बुआ ने कहा कि क्या बात है, क्या बात है। मैंने कुछ पुकारा, बंसी को भी साथ था, बीच में लौटने न पावे, तो मेरे आदेश में दोनों आशुतोष को जबरदस्ती उठाकर सामने से ले जाते हैं। बुआ ने कहा क्यों उसे सता रहे हो। मैंने कहा कि कुछ नहीं, जरा यूं ही। फिर मैंने उसके साथ इधर उधर की बातें ले बैठा। राजनीति राष्ट्र की नहीं होती है, मोहल्ले में भी राजनीति है, यह हमारी स्त्रियों पर टिकता है, कहाँ क्या हुआ, क्या होना चाहिए इत्यादि चर्चा स्त्रियों को लेकर रंग फैलाती है। इसी प्रकार की कुछ बातें हुई। बहन भाइयों में बातें होती है, कुछ समाज को लेकर होती है, कुछ बातें स्त्रियों को लेकर होती है, कुछ बातें राजनीति को लेकर होती है। बहन भाई में ऐसी चर्चा है वो चल रही थी, है ना। फिर छोटा सा बक्सा सरकार कर बोली, इसमें वे कागज है जो तुमने मांगे थे और क्या। और बातों बातों में बहन ने बक्सा भाई के सामने सरकार क्या कहती है वो कागज है। अब कुछ ये पर्सनल बातें थी वो करती है, कहते उसने अपनी बास्केट की जेब में हाथ डालकर बाजेब निकालकर सामने की, जैसे सामने बिच्छू में भयभीत भाव से उठा कि यह है क्या है। बास्केट जो थी उसके बाद टोकरी थी बुआ के बाद जो लेकर आई थी, उसकी जेब में हाथ डालकर पाजेब निकालती है और आशुतोष के पिता के सामने रखती है। अब पाजेब को देखते ही पिता को ऐसा लगा सामने जाने माने कोई बिच्छू आ गया और मारे भय के उनके चेहरे का रंग है वो उड़ जाता है कि
साथ, क्या वो सही था? कहीं ना कहीं हमारी गलती भी थी इसके लिए, और अनेक तरह के विचार है वो उठते हैं। जिस तरह से वाजपेयी का जो किस्सा था वो खत्म होता है, आशुतोष का अंत में निरपराध है वो सिद्ध होता है। इसे इतनी देर से जो अपराधी मान लिया गया था, इतने दिनों से इसे अपराधी की भांति उसके साथ बिहेवियर किया जा रहा था, व्यवहार किया जा रहा था, उस पर सभी घर वालों को पछतावा भी होता है और एक नई सीख भी मिलती है कि हमें जाने अनजाने में सच्चाई को जाने बिना है किसी पर भी संदेह नहीं करना चाहिए, खासकर बच्चों पर तो नहीं, क्योंकि बच्चे बड़े मन के भोले होते हैं, सच्चे होते हैं, उनकी बुद्धि तर्कविहीन होती है, तर्कहीन होती है, उतना तर्क नहीं कर पाती है। तो इस तरह से एक बहुत ही सुंदर संदेश देते हुए ये कहानी है वो समाप्त होती है। इसके बाद हम प्रश्नोत्तर पर जाते हैं, प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है इसमें, जैनेन्द्र किस प्रकार के कथाकार के रूप में प्रसिद्ध है? जैनेन्द्र है वो किस प्रकार के कथाकार है? मनोवैज्ञानिक कथाकार है, प्रगतिवादी कथाकार है, आंचलिक कथाकार है, ऐतिहासिक कथाकार है? तो हमने जीवन परिचय में पढ़ा था कि जैनेन्द्र कुमार जी है वो कैसे हैं? मनोवैज्ञानिक कथाकार है, मनोवैज्ञानिक कथाकार है। मनोवैज्ञानिक कथाकार है। पाजेब कहानी किस पृष्ठभूमि पर लिखी गई है? बाल मनोविज्ञान में लिखी गई है, पौराणिक लिखी गई है, मनोविश्लेषणात्मक लिखी गई है, हास्य व्यंग्य पर लिखी गई है? तो हमने अभी कहानी पढ़ी है तो बाल मनोविज्ञान पर आधारित ये कहानी है। आशुतोष को उसकी बुआ ने जन्मदिन पर क्या देने का वादा किया था? बाइसिकल देने का वादा किया था। पाजेब कहानी किस शैली में लिखी गई है? आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है ना, क्योंकि लेखक कहता है ना कि आत्मकथा यानी अपनी कथा है, वो कह रहे हैं कि अपनी ही बात बता रहे हैं कि मैंने उनसे ये कहा, मैंने उनसे ये पूछा, फिर हम ये कह रहे हैं, मैंने बंसी को बुलाकर कहा, मैंने अपने छोटे भाई को बुलाकर कहा, मैंने आशुतोष को बुलाकर कहा, यानी अपनी बात है वो कह रहे हैं, आत्मकथात्मक शैली में है ये। श्रीमती जी पाजेब चुराने का संदेह किस पर करती है? सबसे पहले श्रीमती जी पाजेब चुराने का संदेह बंसी नौकर पर करती है, क्योंकि वो जब वो बास्केट में उसमें बक्से में रख रही थी वो तो उस समय वहां मौजूद था। चुन्नू की मां चुन्नू को क्यों पीटती है कि जब उस पर इल्जाम लगाया जाता है कि चुन्नू ने पाजेब है वो पतंग वाले को बेच दिया, तो मां को गुस्सा आता है कि मेरा बेटा चोर कैसे हो सकता है, और इस बात के कारण है वो चुन्नू को पीट डालती है। मुन्नी को पाजेब किसने और किस दिन लाकर दी थी? मुन्नी को पाजेब बुआ ने दी थी, और इतवार को लाकर दी थी, संडे को लाकर दी थी, रविवार को लाकर दी थी। उस ताश में आशुतोष ने पाजेब किसको बेचने की बात कहता है? पतंग वाले से, पतंग वाले को बेचने की बात है वो कहता है कि हाँ पतंग वाले को बेची है। आशुतोष निरपराध होते हुए पाजेब चुराने की बात क्यों स्वीकार कर लेता है? जैसा कि मैंने अभी बताया कि बच्चे हैं, बाल मन बड़ा कोमल होता है, उनकी बुद्धि भी इतनी विकसित नहीं हो पाती है कि वो अपनी बुद्धि के द्वारा तर्क है कर सके, स्थिति को पूर्णतः स्पष्ट है वो कर सके। तो इस कारण से वो अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। माता पिता बार बार दबाव डालकर उससे पूछते हैं, उसे प्रलोभन किया जाता है कि तुझे इनाम दिया जाएगा, कभी भय दिखाया जाता है, कभी अत्यधिक स्नेह से उससे पूछा जाता है, तो इनके घेरे में वो आ जाता है और निरपराध होते हुए भी अपराध को स्वीकार कर लेता है। लेकिन क्या आशुतोष को कोठरी में क्यों बंद कर दिया था? गुस्सा आता है इसलिए बंद कर दिया था। गुस्सा अब क्यों आया? गुस्सा कि बार बार उससे पूछा जाता है कि तुमने पाजेब ली देखी, कभी हाँ बोलता है कभी ना बोलता है। किसको बेची? पतंग वाले को बेची। चुन्नू को दी, हाँ बोलता है ना बोलता है। तो पतंग वाले को दी, हाँ दी, कितने में दी? इतने में दी। 4 आने दिए, 6 आने दिए, 5 आने दिए, कितनी दुआने दी, कितनी अठन्नी दी? एक ही बात पर एक ही प्रश्न पर हाँ और ना दोनों उत्तर दिए जा रहा था। उससे पिता को गुस्सा आता है और उसके जिद की हट के कारण उसे है कोठरी में बंद कर दिया जाता है। बातों बातों में लेखक को क्या पता चला जिसे आशुतोष पर पाजेब चुराने का संदेह करने लगा? अब लेखक है वो किस बात पर है, किस कारण से, किस बात के कारण से वो आशुतोष पर संदेह कैसे करते हैं? क्योंकि जब उससे पूछा जाता है कि जब लेखक को पता चलता है कि आशुतोष उसी दिन है वो पतंग और मांझा लेकर आया, पतंग और डोर खरीद कर लाया है, तो इसी कारण से उस पर संदेह का जो घेरा था वो और अधिक गहरा हो जाता है, और अधिक बड़ा हो जाता है। संदेह है वो और अधिक मजबूत हो जाता है कि आशुतोष पतंग और डोर खरीद कर लाया, इसका मतलब कहीं ना कहीं से उसने पैसे की व्यवस्था की है या कुछ ना कुछ चीज आकर पतंग वाले को दी है ना, तो इसलिए उनका संदेह है वो पक्का हो जाता है। पाजेब कैसे मिलती है? पाजेब मिलने पर लेखक की प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न। पाजेब क्योंकि है बुआ के आने पर, बुआ जब अगले इस रविवार को या अगली बार है जब बुआ आती है तो उस समय वो अपने बास्केट से निकाल कर पाजेब सामने रखती है। पाजेब रखने पर लेखक के चेहरे का रंग उड़ जाता है, उसके चेहरे पर एक भय व्याप्त हो जाता है। ऐसे
कहानी के माध्यम से जिनेंद्र कुमार जी ने दिखाई है। पांचवी कहानी में बाल मनोविज्ञान का सजीव परिचय मिलता है। इस कथन पर प्रकाश डाले। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि पांचवी कहानी बाल मनोविज्ञान का सजीव। तो हम सभी जानते हैं कि हमने कहानी है वो इसका अध्ययन किया है। तो जो जिनेंद्र कुमार जी हैं उन्होंने बच्चों के मन में उतरते चढ़ते भावों को बड़े ही नाटकीय संवाद, एक स्वाभाविक संवाद के माध्यम से, एक सशक्त संवाद के माध्यम से है वो बताया है कि अब देखो बच्चों की जो बुद्धि होती है वो तर्कहीन होती है, बड़ी कोमल मन वाले होते हैं, कोमल बुद्धि वाले होते हैं, कोमल मन वाले होते हैं। इन पर हम जैसा प्रभाव डालते हैं वैसा ही प्रभाव बच्चों के हृदय पर पड़ता है। अगर उन्हें अत्यधिक स्नेह से भी पूछा जाता है तो भी वो किसी बात की स्थिति बिना स्पष्ट होते हुए, बिना उसके अग्रिम परिणाम जाने हुए है उसमें हाँ या ना की स्थिति वाले उत्तर है वो दे देते हैं। जैसा कि आशुतोष के साथ हुआ, उसने भी बिना किसी आगे की, अगर मैं हाँ बोल देता हूँ तो मैं चोर साबित हो जाऊंगी, वो नहीं जानता था, और मेरे साथ आगे क्या हो सकता है वो भी नहीं जानता था। और वो अत्यधिक स्नेह के कारण है वो हाँ कह देता है कि हाँ मैंने पायल देखी है। झुन्नू का नाम लेते हैं तो भी हाँ कह देता है। पतंग वाले के लिए कहते हैं तो भी हाँ बोल देता है। अब उसने नए पतंग वाले को जब दी नहीं थी लेकिन कहता है कि 11 आने में बेची है तो भी कह देता है। कहते 2 दुअन्नी थी तो भी कहता है, 4 अठन्नी थी तो भी हाँ कह देता है ना। इस तरह से यानी कि जैसा बड़े हैं उसके साथ व्यवहार करते हैं वो उनकी हाँ में हाँ मिलाता हुआ चला जाता है। तो और एक बाल मन है उस पर बड़ा गहरा प्रभाव है वो पड़ता है। इसलिए देखियो ये कहानी एक बड़ा सुंदर संदेश देती हुई जाती है कि बच्चों के साथ व्यवहार है वो बड़े सोच समझ कर है वो करना चाहिए। पांचवी कहानी की मूल संवेदना है। मूल संवेदना पर ये विचार आते हैं कि इसकी मूल संवेदना क्या है कि देखो वही बात आती है, वही बात घूम फिर कर फिर आती है कि बाल मन है वो बड़ा कोमल होता है, उस पर जैसा हम प्रभाव डालते हैं। बाल मन है वो तो कच्ची मिट्टी के समान होता है। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी के हम जिस प्रकार का आकार देना चाहिए, जिस पात्र का आकार देना चाहिए वो उसी पात्र में ढल जाती है। उसे चाहे छोटे पात्र का आकार दे दिया जाए, बड़े पात्र का आकार दे दिया जाए, टेढ़ा आकार दिया जाए, मेढ़ा दिया जाए, सीधा जाए, सुंदर दिया जाए, तो वैसे ही आकार में वो कच्ची मिट्टी है वो ढल जाती है। उसी प्रकार से बच्चों का मन भी है वो उस कच्ची मिट्टी के समान ही होता है कि उसके मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। कभी अत्यधिक संवेदना उसके साथ व्यक्त किए जाते हैं, अत्यधिक स्नेह दिखाया जाता है तो भी बच्चों का बाल मन है उसको स्वीकार करके उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कभी उन्हें भय भी, कभी कभी माता पिता है वो भय भी दिखाते हैं, तो माता पिता के भय के कारण भी है बच्चों के मन पर है वो बुरा प्रभाव है वो पड़ सकता है। देखिए कभी सकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है, कभी नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। और प्रलोभन तो एक ऐसा शस्त्र है कि जिसका सीधा सीधा प्रभाव है बच्चों के मन पर पड़ता है, क्योंकि बच्चों को तरह तरह की चीजें हैं वो संचय करने का ये शौक होता है, इकट्ठी करने का, उन्हें तरह तरह की चीजें हैं वो बहुत अच्छी लगती है। तो अगर उन्हें प्रलोभन दे दिया जाए तो उसमें जल्दी से उस प्रलोभन में आ जाते हैं और न करने वाली बात भी है वो कर जाते हैं। जैसा कि आशुतोष के साथ हुआ, उसे भी प्रलोभन दिया गया था कि तुझे इनाम दिया जाएगा, और इनाम पाने के चक्कर में वो हाँ बोल देता और निरपराधी होते हुए अपराधी घोषित हो जाता है। ये तो अच्छा हुआ कि बुआ आ जाती है और स्थिति स्पष्ट हो जाती है, नहीं तो न जाने आशुतोष के साथ और आगे क्या होने वाला था। तो इस प्रकार से कहानी की ऐसी मूल संवेदना को व्यक्त करती है कि बड़ों को है, अब देखिए बच्चे तो बच्चे होते हैं लेकिन बड़े तो समझदार होते हैं, उन्हें तो अपना व्यवहार है वो बच्चों के मनोभावों को समझना चाहिए, उसके मनोभावों को समझकर ही अपना व्यवहार उनके अनुसार है वो करना चाहिए, है ना। अब अगर स्थिति प्रकट नहीं होती तो आशुतोष के पिता न जाने आशुतोष के साथ है और क्या करते, और स्थिति है पता नहीं कितनी भयंकर है हो जाती। ये तो बुआ के आने से स्थिति स्पष्ट हो जाती है और अपराधी बना जो आशुतोष था वो निरपराध सिद्ध होता है। इसलिए हमें अपना व्यवहार है वो बच्चों के साथ बड़े ही सोच समझ कर है वो करना चाहिए। पार्ट 9 में व्याख्या मैंने अभी करवाई है, अभी बताई है। तो ये था हमारा पांचवी कहानी जिनेंद्र कुमार जी का जो पूरा होता है। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और हम अगले लेसन के साथ है फिर मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, शुभ दिन।